नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। दोस्तों, आप सभी का पढ़ाई विद गुरु चेला चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जीरो टू हीरो सीरीज, यूनिट 6, एपिसोड 11। अगर आप पढ़ाई विद गुरु चेला चैनल पर नए हैं तो बस इतना समझ लीजिए कि हम यहाँ पॉलिटिकल थॉट को जीरो से हीरो तक लेके जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। चाहे आपका यूपीएससी हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या बस जनरल नॉलेज आप लोगों को बढ़ानी हो, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले एपिसोड 10 का क्विक रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि आज का जो एपिसोड है वो सीधा वहीं से कंटिन्यू होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने एपिसोड 10 अभी तक नहीं देखा है तो अभी देखें। उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आप लोग जस्ट क्लिक कर कर उस एपिसोड को देख सकते हैं। आप लोगों को बता दें कि उस एपिसोड में हमने देखा था कि आखिरकार जो निकोलो मकियावेली है वो कौन था, उनकी लाइफ कैसी थी, उनका एक्साइल और उनकी दो सबसे प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में हमने चर्चा की थी। एक बुक थी द प्रिंस एंड दूसरी बुक थी डिस्कोर्सेज ऑन लिवी। साथ में ही हमने बात भी की थी, समझने की कोशिश भी की थी टू फेसेस ऑफ मकियावेली को, जहां पर रूसो से लेकर सबाइन तक का एक पूरा स्कॉलरी डिबेट हमें देखने को मिला। मतलब एक ऐसी डिबेट जो बड़े बड़े एकेडमिक्स और थिंकर्स के बीच होती है, ये कोई कैजुअल बातचीत नहीं होती है। हमने समझने की कोशिश की थी ह्यूमन नेचर के बारे में। मकियावेली का बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक व्यू हमें देखने को मिलता है ह्यूमन नेचर को लेकर, जहां पर वो कहता है कि इंसान जो है वो विक्ड है, यानी कि दुष्ट है, सेल्फिश है यानी कि स्वार्थी है, और ईगोइस्टिक है यानी कि कह सकते हैं घमंडी है। तो ये एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है कि एपिसोड 10 आप लोग जरूर देखें। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज सीधा उसी फाउंडेशन पे आगे बढ़ेंगे और मकियावेली के सबसे प्रैक्टिकल और कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जैसे स्टेटक्राफ्ट, फोर्टूना और वर्टू। और साथ में दो फेमस कह सकते हैं टॉपिक्स को भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें से एक है डर्टी हैंड्स। ये काफी एक डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है जिसको हम विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधा शुरू करते हैं। दोस्तों, जरा सोचो, अगर आपको एक देश चलाना पड़े और आपके सामने दो ऑप्शंस हो, एक तरफ प्रेम से, प्यार से लोगों का दिल जीतना और दूसरी तरफ डर से उन्हें कंट्रोल में रखना। मकियावेली का जवाब था, अगर दोनों ना मिल सकें तो डर बेहतर है प्यार से। और ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है उसके पूरे स्टेट क्राफ्ट यानी राजनीति चलाने की कला के बहुत बड़ी फिलॉसफी का। आज हम देखेंगे कैसे मकियावेली ने पॉलिटिक्स को इथिक्स से अलग किया, कैसे उन्होंने फॉर्टूना यानी भाग्य को एक औरत की तरह डिस्क्राइब किया, और क्यों उनके आइडियाज को आज भी इंडिया के कौटिल्य के साथ कंपेयर किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले
बात करते हैं एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट की, सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एथिक्स, यानी राजनीति और नैतिकता यानी कि मोरालिटी के बीच अलगाव। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कि इथिक्स का मतलब क्या है। दोस्तों, इथिक्स एक ब्रांच है जो गुड कंडक्ट के प्रिंसिपल से रिलेटेड है, यानी अच्छे व्यवहार के नियम। ये हमारी मॉरल बिलीफ्स और सही गलत के रूल्स को एक्सप्लोर करती है। अब दोस्तों, क्लासिकल थिंकर्स जैसे सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल सब ये मानते थे कि इथिक्स ही पॉलिटिक्स की फाउंडेशन है। मतलब अच्छी जिंदगी जीने के लिए पॉलिटिक्स जरूरी है और पॉलिटिक्स इथिकल होना चाहिए। लेकिन आयरॉनिक बात यह है, जिस दौर में क्लासिकल आइडियाज का रिवाइवल हो रहा था, यानी रेनेसेंस में, उसी दौरान में मकेवली ने इस क्लासिकल आइडियल से एक बहुत बड़ा डिपार्चर किया। मकेवली का मानना था पॉलिटिक्स अपने इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स से चलती है, इसलिए उसे कन्वेंशनल एथिक्स से बाउंड नहीं किया जा सकता। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखते हैं जो एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, मतलब मॉडर्न जमाने में, महात्मा गांधी ने बिल्कुल अपोजिट स्टैंस लिया। गांधी जी का कहना था, मीन्स शुड बी एज पायस एज द एंड। मतलब साधन यानी कि तरीके उतने ही पवित्र होने चाहिए जितना कि लक्ष्य, जितना कि गोल। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आपका गोल अच्छा है तो उसको हासिल करने का रास्ता भी उतना ही साफ सुथरा और ईमानदार होना चाहिए। गलत तरीके से अच्छा गोल हासिल करना सही नहीं होता। गांधी जी के लिए एथिक्स ही पॉलिटिक्स की इनडिस्पेंसिबल फाउंडेशन थी, मतलब अनिवार्य, जरूरी बुनियाद। जबकि मकेवली के लिए एथिक्स सिर्फ एक बाधा थी जो जरूरत पड़ने पे हटाई जा सकती थी। एक ही सवाल के दो बिल्कुल अपोजिट जवाब, यही है पॉलिटिकल फिलॉसफी की खूबसूरती। दोस्तों, आई होप आप लोग ये समझ रहे होंगे। अब थोड़ा डीपर जाते हैं। मकेवली फॉर्मली मानता था कि पॉलिटिक्स अपने इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड से चलता है। दैट्स वाई कन्वेंशनल इथिक्स उसे बाउंड नहीं कर सकती। लेकिन ध्यान रखिए, मकेवली प्रिंसिपल में यह मानता था कि अगर रिपब्लिकन गवर्नमेंट हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स के साथ चले तो वो सबके लिए बेस्ट है। लेकिन ये तभी काम करेगा जब लोग इनहेरेंटली वर्चुअस यानी कि स्वयं से ही अच्छे हों। लेकिन उसके जमाने के इटालियंस की अगर हम चर्चा करें, तो जैसे मकेवली खुद ऑब्जर्व कर रहा था कि सेल्फिश, ग्रीडी और करप्ट थे, इसलिए उन्हें सिर्फ एक स्ट्रांग और प्रूडेंट मोनार्की कंट्रोल कर सकता था। इसलिए प्रिंस को एडवाइस दिया गया, स्टेट की प्रिजर्वेशन पे फोकस करो, मॉरल ऑब्लिगेशन से बाउंड हुए बिना। और अगर वो इग्नोबल, मतलब कि कह सकते हैं यानी घटिया तरीके यूज करके भी एक नोबल एंड यानी एक सम्मानित लक्ष्य अचीव करता है, तो लोग उसे माफ कर देंगे क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे होने वाले हैं। दोस्तों, एक बहुत जरूरी पॉइंट समझते हैं। मकेवली जो है वो दो स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉरल्स प्रपोज करता है। एक स्टैंडर्ड है रूलर के लिए और दूसरा है सर्वेंट्स और सिटीजन्स के लिए। रूलर का मॉरल ऑब्लिगेशन है स्टेट को स्ट्रांग और सिक्योर रखना,
इसलिए वो कन्वेंशनल मोरालिटी से डिपार्ट कर सकता है, लेकिन सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए। लेकिन सिटीजन्स और सर्वेंट्स को कन्वेंशनल मोरालिटी से डिपार्ट करने की कोई परमिशन नहीं है, वरना पूरे स्टेट का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। ध्यान देना, मकेवली ये भी मानता है कि अगर प्रिंस खुद राइटियस यानी धर्मी दिखाता है तो उसकी लेजिटिमेसी और बढ़ जाती है। इसलिए एडवाइस है, जितना हो सके मोरालिटी मेंटेन करो और सिर्फ जरूरत पड़ने पे ही उसे डिपार्ट करो। डिस्कोर्सेज ऑन लिवी में मकेवली का एक फेमस कोट है, मैं पैराफ्रेज करता हूं। प्रिंस को सीम करना चाहिए मर्सीफुल, फेथफुल, ह्यूमेन, सिंसियर, रिलीजियस, और एक्चुअली वैसा होना भी चाहिए जब तक पॉसिबल हो, लेकिन उसका माइंड इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर वो अपोजिट क्वालिटीज भी एडॉप्ट कर सके, यानी कि अपना सके। अब हम आते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टर्न पे, स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट का मतलब है स्टेट के मामलों को मैनेज करने की कला और टेक्निक्स का सेट। ब्रॉडर सेंस में कहें तो इसमें स्टेट की पावर को कंसोलिडेट करना भी शामिल है, स्पेशली फॉरेन थ्रेट्स के अगेंस्ट, और ये डिप्लोमेसी के बहुत क्लोज है, जो अपने देश के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की एक कला है। मकेवली का स्टेट क्राफ्ट पे डिस्कशन उनका सबसे नोटेबल यानी मशहूर और सबसे कंट्रोवर्शियल कंट्रीब्यूशन है। नोटेबल इसलिए क्योंकि ये गवर्नेंस के यूनिक गाइडलाइंस देता है। कंट्रोवर्शियल इसलिए क्योंकि क्रिटिक्स कहते हैं कि ये कुछ अनस्क्रूपुलस यानी बेईमान प्रैक्टिसेस को विंडिकेट करता है। मकेवली के अकॉर्डिंग एक स्टेटमैन सिर्फ स्टेट बनाने वाला नहीं है, वो लॉज और गवर्नमेंट भी बनाता है, जो उसके लोगों का नेशनल कैरेक्टर डिटरमाइन करता है। जब लोग करप्ट होते हैं, मकेवली कहता है स्टेट को एक सिंगल मैन द्वारा फाउंडेड होना चाहिए, जो सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की नहीं बल्कि लोगों का मॉरल और सोशल कैरेक्टर भी शेप करे। वो लॉ गिवर की तरह और स्टेट सोसाइटी का आर्किटेक्ट की तरह काम करेगा। जॉर्ज एच सबाइन के अकॉर्डिंग मकेवली का प्रिंस अगर हम चर्चा करें तो यहां पर श्रॉडनेस और सेल्फ कंट्रोल का एक परफेक्ट एम्बॉडीमेंट है, जो अपनी वर्च्यूज और वाइसेस दोनों का इस्तेमाल कर सकता है। आप लोगों को बताएं तो श्रॉडनेस का मतलब होता है एक तेज दिमाग होना, चालाकी से डिसीजंस को लेना। अब एक बहुत कंट्रोवर्शियल आइडिया समझने की कोशिश करते हैं। मकेवली का मानना था अगर क्रूटली जरूरी हो तो उसे हाफ हार्टेड यानी आधे मन से नहीं करना चाहिए। द प्रिंस में वो लिखता है, मेन कोट करता है, मैन शुड बी आइदर ट्रीटेड जेनरसली और क्रस्ड बिकॉज दे टेक रिवेंज फॉर स्लाइट इंजरीज, फॉर हैवी वंस दे कैन नॉट। मतलब ये कि अगर आप किसी को छोटी सी तकलीफ दोगे तो वो बदला ले सकता है, लेकिन अगर आप उसे इतनी बड़ी क्रूटली दो कि वो बिल्कुल क्रश हो जाए तो वो रिवेंज लेने के काबिल नहीं रहेगा। यही मकेवली की लॉजिक था और हाफ वे मेजर्स के एक रूलर की वीकनेस दिखाते हैं, उसके कॉन्शियंस बिहेवियर को नहीं। मकेवली एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देता है, चेजारे बोर्जिया का। चेजारे बोर्जिया को
क्रूअल माना जाता था, लेकिन उसकी क्रूटली ने रोमानिया को रिफॉर्म किया, यूनाइटी लाई और ऑर्डर ओबीडियंस रिस्टोर की। मकेवली आर्ग्यू करता है, असल में चेजारे में जो फ्लोरेंटीन थे, यानी कि फ्लोरेंस से संबंधित या फ्लोरेंस के जो रेजिडेंट थे, लोगों से ज्यादा कंपैशन थी, क्योंकि फ्लोरेनाइट क्योंकि फ्लोरेंटाइन लोगों ने क्रूअल कहलाने से बचने के लिए अपने ही सब्जेक्ट सिटी पिस्टोया को डिवेस्टेट होने दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डायरेक्ट एक्शन लेने से डरते थे। यानी कभी कभी एक छोटी फर्म एक्शन लेना एक बड़ी लंबी ट्रेजेडी से बचाता है। यही पैराडॉक्स मकियावेली एक्सप्लेन करता है। दोस्तों, ध्यान रहे, मकियावेली ये नहीं कहता कि क्रूटली हमेशा अच्छी है। वो क्लियरली कहता है कंपैशन क्रूटली से लाख गुना बेहतर है। लेकिन अगर क्रूअल्टी नेसेसिटी है ऑर्डरली गवर्नमेंट लाने के लिए और उसके रिजल्ट्स प्रूव करते हैं कि वो सही थी, तो वो कंपैशन से भी ज्यादा एडमायरेबल मानी जाएगी। प्रिंस में लिखा है, प्रिंस को कंपैशन की रेपुटेशन चाहिए, क्रूअल्टी की नहीं। लेकिन उसे केयरफुल रहना चाहिए कि कंपैशन का बुरा यूज ना हो। मकियावेली एडवाइस करता है, अगर प्रिंस कुछ इंडिविजुअल्स को एग्जीक्यूट करके पूरी कम्युनिटी को एक बड़ी डिजास्टर से बचा सकता है, तो उसे क्रूअल्टी के लिए वरी नहीं करनी चाहिए, जब तक वो अपने लोगों को यूनाइटेड और लॉयल रखता है। अब आते हैं मकियावेली के सबसे फेमस डिबेट पे, लव वर्सेस फियर। मकियावेली कंसीड करता है, नॉर्मल कंडीशंस में एक प्रिंस लव्ड और फियर्ड दोनों होना चाहिए, लेकिन अगर चूज करना पड़े तो फेमस लाइन है, इट इज फार बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ यू कैन नॉट बी बोथ। मतलब, अगर दोनों पॉसिबल ना हो तो डर पैदा करना प्यार पाने से ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्यों? मकियावेली कहता है, इंसान अनग्रेटफुल, फिकल यानी चंचल, लायर्स और डिसीवर्स होते हैं। लोग कम इंजरी करेंगे उस इंसान को जिसे वो प्यार करते हैं, उसके कंपैरिजन में जिससे डरते हैं। द बॉन्ड ऑफ लव इज वन विच मैन break when it is to their advantage to do so, but fear is strengthened by a dread of punishment, which is always effective. कहने का मतलब यह है कि प्यार का बंधन तब टूटता है जब लोगों को अपना फायदा दिखता है, लेकिन डर का बंधन हमेशा काम करता है, क्योंकि पनिशमेंट का खौफ कभी खत्म नहीं होता। लेकिन दोस्तों, एक जरूरी क्वेश्चन भी है। मकियावेली वार्न करता है, चाहे प्रिंस प्यार ना पाए, उसे कंटेम्प्ट या हेट्रेड का ऑब्जेक्ट यानी घृणा का पात्र कभी नहीं बनना चाहिए। द प्रिंस विल बी हेटेड अबव ऑल इफ ही इज rapacious and aggressive with regard to the property and the women of his subjects. कहने का मतलब यह है कि लोगों की प्रॉपर्टी और उनके परिवार की इज्जत छीनना, यही वो चीज है जो प्रिंस को सबसे ज्यादा नफरत दिलवाएगी। डर ठीक है, लेकिन हैट्रेड नहीं होनी चाहिए। तो याद रखिए, डर अच्छा है, घृणा बुरा है। ये दो अलग अलग चीजें हैं,
इन्हें कंफ्यूज करना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब मकेवली की सबसे फेमस एनालॉजी देखते हैं, द लायन एंड द फॉक्स। मकेवली कहता है दो तरह से फाइट किया जा सकता है, इंसान लॉ से लड़ते हैं और जानवर फोर्स से लड़ते हैं। एक प्रूडेंट प्रिंस को दोनों यूज करने आने चाहिए। वो एंशियंट मिथोलॉजी का एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि अकिलीज जैसे प्रिंस को कायरन नाम के एक सेंटोर ने ट्रेन किया था। सेंटोर कहें तो ग्रीक मैथोलॉजी का एक क्रिएचर, जिसका ऊपर वाला जो बॉडी है वो इंसान का है और जो नीचे वाला बॉडी है वो घोड़े का है, यानी आधा इंसान और आधा जानवर। इसका सिंबलिज्म क्या है, क्या समझिए आप कि एक प्रिंस को इंसान की तरह और जानवर की तरह दोनों तरीके से एक्ट करना आना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। अब जानवर की तरह एक्ट करने की बात करें तो मकेवली कहता है प्रिंस को लायन और फॉक्स दोनों से सीखना चाहिए। लायन वॉर्ब्स के अगेंस्ट डिफेंस लेस है, मतलब शेरों को ट्रैप्स यानी कि जाल समझ नहीं आते। डेट्स वाई प्रिंस को चाहिए फॉक्स की तरह ट्रैप्स रिकॉग्नाइज करे और लायन की तरह वॉर्ब्स को डराए। जो लोग सिर्फ लायन की तरह एक्ट करते हैं वो स्टूपिड हैं, और जो लोग फॉक्स की तरह एक्ट करना सीख जाते हैं वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। फॉक्स आप लोग समझते होंगे लोमड़ी को कहते हैं, ट्रेडिशनली कनिंग और ट्रिकरी का सिंबल माना जाता है, जैसे एसोप्स फेबल्स में भी दिखाया गया है। अब इस एनालॉगी का एक और कंट्रोवर्शियल एक्सटेंशन देखते हैं, प्रोमिसेस तोड़ना। मकेवली कहता है अगर प्रिंस फॉक्स की तरह एक्ट करता है तो वो दूसरों से प्रोमिसेस कर सकता है, लेकिन अपना वर्ड तब नहीं ऑनर करेगा जब वो उसके डिसएडवांटेज में हो, या जिन रीजन से उसने प्रॉमिस किया था वो अब एग्जिस्ट नहीं करते। Men are so simple and so much creatures of circumstance that the deceiver will always find someone ready to be deceived. कहने का मतलब यह है कि इंसान इतने सिंपल होते हैं और सर्कमस्टांसिस के इतने शिकार होते हैं कि जो इंसान धोखा देना चाहता है उसे हमेशा कोई ना कोई धोखा खाने वाला मिल ही जाएगा। काफी ज्यादा साइनिकल सोच है ना दोस्तों, लेकिन यही मकेवली की एक ब्रूटल ऑनेस्टी है। अब हम आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट और मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में भी बहुत डिस्कस होने वाला कंसेप्ट, डर्टी हैंड्स। डर्टी हैंड्स एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है जो ये बताता है कि पॉलिटिक्स में इमोरल मीन्स का यूज करना ऑलमोस्ट जरूरी हो जाता है। मतलब कभी कभी हार्मफुल या गलत पॉलिसीज लेनी पड़ती हैं और ये माना जाता है कि पॉलिटिक्स क्लीन हैंड से नहीं हो सकती। इसका मतलब है पॉलिटिशियंस जनरली इमोरल होते हैं और जो लोग क्लीन प्रोफेशन चाहते हैं उन्हें पॉलिटिक्स से एब्सटेन यानी दूर रहना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट का ओरिजिन यूजुअली मकेवली की फिलॉसफी में ट्रेस्ड किया जाता है, जिसने कहा कि अगर गलत मीन्स से अच्छे रिजल्ट्स मिलें तो पब्लिक उन्हें ऑनरेबल मान लेगी। अब इस कॉन्सेप्ट का क्रिटिसिज्म देखते हैं, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं मकेवली ने पॉलिटिक्स को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का बिजनेस बना दिया, ना कि ह्यूमन वैल्यूज हासिल करने का इंस्ट्रूमेंट। और सबसे बड़ा डेंजर ये है अगर एक अच्छे गोल के लिए डूबियस मीन्स अलाउ कर दिए जाएं
तो वो मीन्स जल्दी ही छोटे छोटे कम इंपोर्टेंट पर्पसेस के लिए भी यूज होने लगेंगे, जिससे जनरल मॉरल डिक्लाइन आता है। आप लोग जो हैं गांधी के रेफरेंस को देख सकते हैं। आप लोगों को बताऊं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि महात्मा गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे मीन्स उतने ही पायस होने चाहिए जितना हमारा एंड, क्योंकि एक गलत रास्ता कभी सही मंजिल तक नहीं ले जाता। स्कॉलर जोजेफ फेमिया ने भी कहा है, मकियावेली सिर्फ इमोरलिटी का एडवोकेट नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल एमोरलिटी का डिफेंडर था। मतलब पॉलिटिक्स अपने खुद के लॉजिक और रूल्स फॉलो करता है, सक्सेस फेलियर के अपने ही स्टैंडर्ड्स के साथ। अब हम आते हैं एक नए बड़े टॉपिक पे, नेचर ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट की प्रकृति। मकियावेली के अकॉर्डिंग स्टेट एक सेक्युलर एंटिटी है, चर्च से कोई रिलेशन नहीं, वो मोरली आइसोलेटेड थी, मतलब अपने आप के अलावा किसी चीज के प्रति ऑब्लिगेशन नहीं थी। मकियावेली ने स्टेट को डिफाइन किया है एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड फोर्स फॉर द मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ पोजेशंस, यानी सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड शक्ति। स्टेट को अपना टेरिटरी और पावर बढ़ाना ही होगा, क्योंकि स्टेट या तो एक्सपेंड करता है या पेरिश यानी कि नष्ट हो जाता है। दूसरे स्टेट्स को उससे हमेशा एक्चुअल या पोटेंशियल एनिमीज की तरह देखना होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉलिसी देखते हैं, मकियावेली का मिलिट्री के बारे में क्या व्यू पॉइंट है। तो मर्सनरीज यानी कि वो सोल्जर्स होते हैं जो पैसे के लिए लड़ते हैं, किसी देश के प्रति लॉयल्टी की वजह से नहीं। तो मकियावेली का फर्म बिलीफ था स्टेट को अपनी सिटीजन आर्मी होनी चाहिए, ना कि मर्सनरीज पे डिपेंड करना चाहिए। आप लोगों को एक्सप्लेन करूं तो समझने की कोशिश करें। आर्मी जो है वो 17 से 40 साल के सिटीजन्स की होनी चाहिए, फिजिकली वेल ट्रेन और साइकोलॉजिकली बैटल के लिए रेडी। जो सिटीजन अपने स्टेट को डिफेंड करने से अनविलिंग है, उसके पास सिविक वर्ट्यू की कमी है। मकियावेली ने खुद देखा था 1499 में वेटेली और उसके जो मर्सनरीज यानी कि कह सकते हैं फ्लोरेंटाइंस को पिज़ा कैप्चर करने में फेल कर दिया। मर्सनरीज की कोई लॉयल्टी नहीं थी। बड़े ऑफर पे वो अपनी जो एलिगेंस थी उसको स्विच कर लेते हैं। मकियावेली हेरिडेटरी मोनार्की, फेडरल नोबिलिटी, मर्सनरीज और एस्टेब्लिश्ड चर्च क्लर्जी सबके अगेंस्ट था। उन्हें ये सब एक अच्छे स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर के दुश्मन लगते थे। वो एरिस्टोक्रेसी की जो गैंगस्टरिज्म यानी कि जो गुंडागर्दी का क्रिटिक था, क्योंकि वो आम जनता को लूट और कह सकते हैं इम्परविश करते थे। इसमें कंट्रोल लगाने का तरीका था एक ऑल पावरफुल नॉन हेरिडिएटरी मोनार्की का यूज करना। लेकिन दोस्तों, मकियावेली का आइडियल हमेशा एक रिपब्लिक ही था, जहां नोबल्स टायरेनिकल ना हो, जहां रिच अपने ऑफिसेज पैसे से ना खरीद सकें और बेस्ट डिजर्विंग लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले। अब देखते हैं लॉ गिवर का रोल। मकियावेली की फिलॉसफी में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है ये। लॉ गिवर यानी कानून निर्माता, वो इंसान जो लॉज बनाता है, जो सिविक वर्ट्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं। ये करप्ट सोसाइटी को रिफॉर्म करता है और सक्सेसफुल स्टेट एस्टेब्लिश करता है और लोगों का नेशनल कैरेक्टर शेप करता है। लॉ गिवर सोसाइटी का आर्किटेक्ट है। वो पुरानी स्टेट्स को तोड़ सकता है, नई स्टेट्स एस्टेब्लिश कर सकता है, गवर्नमेंट्स और लॉज बदल सकता है और लोगों के नेचर और क्वालिटीज ट्रांसफॉर्म कर सकता है।
एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रास्ट की चर्चा करें तो रूसो, जो ह्यूमन बीइंग्स की इसेंशियल गुडनेस में बिलीव करता था और मानता था सोसाइटी ही लोगों को करप्ट करती है, उसके कंपैरिजन में मकेवली मानता था इंसान का नेचर बेसिकली इविल और विक्ड है। दैट्स वाई लॉ गिवर को इस फैक्ट को ध्यान में रखना होगा। अब दोस्तों आते हैं आज के एपिसोड के सबसे खूबसूरत और पोएटिक कॉन्सेप्ट पे, फॉर्ट्यून एज अ वुमेन। मकेवली का थ्योरी ऑफ चेंज दो फैक्टर्स कंबाइन करता है, हिस्टोरिकल और साइकोलॉजिकल। फॉर्टूना बोलें तो एक तरीके से मतलब होता है भाग्य। मकेवली ने फॉर्टूना को एक औरत की तरह डिस्क्राइब किया जिसकी तरफ वीर यानी मर्दाना क्वालिटी अट्रैक्ट होती हैं, यानी वर्टू और जो डेम फॉर्च्यून के बीच का जो रिलेशनशिप मैस्कुलाइन और फेमिनाइन नेचर के टर्म्स में एड्रेस किया गया। स्कॉलर बॉल ने कहा है वर्ट्यू पॉलिटिक्स के लिए वही था जो विरिलिटी सेक्स के लिए, मतलब जैसे सेक्सुअल पावर अपनी जगह इंपॉर्टेंट है वैसे ही पॉलिटिकल पावर के लिए वर्ट्यू जरूरी है। समझने की कोशिश करें। अब देखते हैं मकेवली की सबसे आयरॉनिक एनालॉजी फॉर्ट्यून के नदी की तरह। मकेवली के अकॉर्डिंग फॉर्ट्यून ने उन्हें सपोर्ट किया जो ब्रेव थे। फॉर्ट्यून को कंपेयर किया गया एक वायलेंट रिवर से जो जब अरोज्ड होती है तो प्लेन्स को फ्लड कर देती है, ट्रीज और बिल्डिंग्स तोड़ देती है, जो भी रास्ते में आता है सब डेस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन मकेवली एडवाइज करता है रूलर्स को फ्लड गेट्स और एम्बैरेकमेंट्स यानी बांध और निकासी चैनल्स पहले से बना लेने चाहिए ताकि जब वो रेगिंग रिवर आए तो उसका नुकसान बैरिकेड्स के अंदर कंटेन हो सके। फॉर्ट्यून उन लोगों को डिस्ट्रॉय करती है जो अपने इंटरेस्ट को सफिशिएंटली सेफ गार्ड नहीं करते। फॉर्ट्यून फिकल यानी चंचल है और उसे सिर्फ वही लोग कंटेन कर सकते हैं जिनमें चेंज करने की कैपेसिटी हो। मकेवली का एक बहुत पावरफुल सजेशन है, फॉर्ट्यून के सामने मीकली सबमिट नहीं करना चाहिए बल्कि बोल्डली और डिसिसिवली एक्ट करना चाहिए। मकेवली लिखता है फॉर्ट्यून एक औरत है और उससे जीतने के लिए फोर्स की जरूरत है। वो अपने आप को कॉशियस लोगों से ज्यादा बोल्ड लोगों से ओवरकम होने देती है। ये एक पुरानी पैट्रियार्कल एनालॉजी है जो अपने जमाने की सोच दिखाती है। मकेवली का पॉइंट सिर्फ इतना था कि पैसिव रहना कैलकुलेटेड रिस्क लेने से ज्यादा खतरनाक है पॉलिटिक्स में। मकेवली का बिलीफ था कि इंसान फॉर्ट्यून को कंट्रोल और शेप कर सकते हैं अपनी क्रिएटिव पावर और असर्टिवनेस से, क्रिश्चियन व्यू के अगेंस्ट, जो फॉर्ट्यून को एक डिवाइन अनकंट्रोलेबल फोर्स मानता था। चलिए अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक स्ट्रक्चर्ड समरी में देखते हैं। जैसे हमारी पीपीटी में आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। तो देखिए चर्चा करते हैं वर्टू के बारे में। हिंदी में इसके दो मतलब हैं, पौरुष उद्यमशीलता, ठीक है, मतलब मर्दाना शक्ति, और एंटरप्राइजिंग स्पिरिट। वर्ट्यू में क्या क्या शामिल है? फ्लेक्सिबल डिस्पोजिशन यानी हालत के हिसाब से बदलना। ये जो है प्रैग्मेटिज्म की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, यानी कि एक प्रैक्टिकल सोच की, कन्वेंशनल मोरालिटी से ज्यादा इफेक्टिवनेस की, रिजल्ट ओरिएंटेड होना, ना कि सिर्फ
प्रेजवर्ती दिखाना, रूथलेसनेस, कनिंग बोल्डनेस और श्योरनेस, लायन और फॉक्स दोनों की कंबाइंड क्वालिटीज। और लास्ट में डर को प्यार से ज्यादा प्रायोरिटी देना, लेकिन ध्यान रखना कि डर कभी हेट्रेड में कन्वर्ट ना हो। अब हम फोर्टुना की समरी के बारे में बात करें, जिसका हिंदी में मतलब होता है भाग्य या प्रारब्ध। ट्रेडिशनली फोर्टुना को एक बैंगिन यानी कि कभी कभी फिकल गॉडेस माना जाता है, जो अच्छी और बुरी दोनों चीजों का सोर्स होती है। लेकिन मकियावेली की फोर्टुना बहुत ज्यादा मेलेवोलेंट और अनकम्प्रोमाइजिंग है, इंसानी दुख, दर्द और डिजास्टर का सोर्स। वो पॉलिटिकल ऑर्डर की दुश्मन है, स्टेट की सेफ्टी के लिए अल्टीमेट थ्रेट। लेकिन याद रखना, वर्ट्यू प्रिंस को ये एबिलिटी देता है कि वो फोर्टुना के अगेंस्ट किसी भी वक्त किसी भी जरूरी तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके। अब देखते हैं मकियावेली वायलेंस के बारे में क्या सोचता है। मकियावेली मानता था वायलेंस को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं। वो डेस्पोटिक वायलेंस का कोशियस और जुडिशियस यानी समझदारी से सोच समझ के इस्तेमाल रिकमेंड करता है। वो वायलेंस को एक शॉक थेरेपी की तरह देखता है, करप्शन को क्योर करने और सिविक वर्ट्यू को रिजुविनेट करने के लिए। लेकिन अगर वायलेंस का रॉन्ग या एक्सेसिव यूज हुआ तो वो वाइड स्प्रेड डिस्ट्रस्ट और हॉस्टिलिटी क्रिएट करेगा, जिससे गवर्नमेंट ही अनस्टेबल हो जाएगी। एक फैसिनेटिंग फैक्ट यह है दोस्तों कि मकियावेली ने एक्चुअली वेस्ट की सबसे पहली जनरल थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी बनाई। स्कॉलर वुड ने यही कहा है। आर्ट ऑफ वॉर में मकियावेली ने कॉन्स्पिरेसी को मिलिट्री कॉम्बैट के इक्विवेलेंट माना, जिसमें सरप्राइज, सीक्रेसी, प्लानिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, स्विफ्टनेस और डिसीविनेस जरूरी है। मकियावेली को मॉडर्न मिलिट्री साइंस का फाउंडर भी माना जाता है। उन्होंने उन्होंने जो है काफ़ी चीज़ें जो हैं वो लिखी एंड काफ़ी लोगों से वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। मकियावेली एरिस्टोटल की तरह एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन को प्रीफर करता था, क्योंकि वो स्टेबल होती है। रोमन रिपब्लिक इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल थी। कंसोल्स मोनारिकल प्रिंसिपल रिप्रेजेंट करते थे सेनेट एरिस्टोक्रेटिक प्रिंसिपल और कोमिटा ट्रिब्यून्स डेमोक्रेटिक आइडियाज। इस कॉम्बिनेशन से कॉमन गुड हमेशा प्रमोट होता था और फैक्शनलिज्म यानी गुटबाजी रूखी रहती थी। मकियावेली कन्विंस था कि रूल ऑफ लॉ हमेशा फैक्शनल और प्राइवेट इंटरेस्ट से सुपीरियर होना चाहिए और एक एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशन अस्पर्शन यानी कह सकते हैं छीनी गद्दी छीनी को पार्शली रोक सकता है। अब हम एपिसोड के कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। मकियावेली की सबसे बड़ी इंपोर्टेंस क्या थी? उन्होंने एक ऐसा आउटलुक दिया जिसने पॉलिटिक्स का सेक्युलराइजेशन एंड एमोरलाइजेशन दोनों एक्सेप्ट किया। सेक्युलराइजेशन का मतलब होता है पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग करना, और एमोरलाइजेशन का मतलब होता है पॉलिटिक्स को मॉरल जजमेंट से आजाद करना, ना इमोरल ना मॉरल, बस एमोरल, यानी इन दोनों से बिल्कुल परे। उन्होंने पॉलिटिक्स को थियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट से निकाल दिया और मॉरल प्रिंसिपल्स को पॉलिटिकल जरूरत और लोगों की वेलफेयर के सबऑर्डिनेट कर दिया। मकियावेली सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने स्टेट के राइजन देयात यानी स्टेट के अपने इंटरेस्ट की बात की। स्कॉलर की हम बात करें कासिडर के अकॉर्डिंग, मकियावेली ने पॉलिटिक्स की पावर व्यू को सिस्टेमेटिकली एस्टैब्लिश किया, बिल्कुल वैसे जैसे गैलीलियो की डायनेमिक्स मॉडर्न साइंस की फाउंडेशन बन गई। मकियावेली ने
पॉलिटिक्स को एक्विजिशन, मेंटेनेंस और कंसोलिडेशन ऑफ पावर का स्ट्रगल डिफाइन किया। एक एनालिसिस जो आगे हॉब्स से लेकर हैमिल्टन, मेडिसन के हंस मॉर्गेंटू तक डेवलप हुई। एक फैसिनेटिंग मॉडर्न कनेक्शन, इटालियन मार्क्सिस्ट थिंकर एंटोनियो ग्राम्सी ने मकेवली की बहुत तारीफ की क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स को इथिक्स से सेपरेट किया था। ग्राम्सी ने अपनी प्रिजन नोटबुक्स में एक कॉन्सेप्ट दिया, द मॉडर्न प्रिंस, जिसमें उन्होंने कहा कि मॉडर्न जमाने में प्रिंस का रोल एक इंडिविजुअल हीरो नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी होगा जिसका गोल है एक नए तरह का स्टेट बनाना। और दोस्तों, ये इंडियन ऑडियंस के लिए काफ़ी रेलेवेंट स्लाइड है जहां पर मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे इंटरेस्टिंग इंडियन कनेक्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मकेवली की स्टेट क्राफ्ट की डिस्कशन को कौटिल्य यानी हमारे एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था उनकी विजडम के साथ कंपेयर किया जाता है। दोनों थिंकर्स मकेवली और कौटिल्य पावर, स्टेटक्राफ्ट और प्रैग्मेटिक गवर्नेंस के बारे में बहुत सिमिलर प्रैक्टिकल रियलिस्ट अप्रोच रखते थे, चाहे वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स और सेंचुरीज में थे। इससे ये पता चलता है कि पॉलिटिक्स की कुछ फंडामेंटल ट्रुथ्स चाहे रेनेसेंस इटली हो या एंशियंट इंडिया काफी यूनिवर्सल होती हैं। मकियावेली को अनफेयरली मतलब अनुचित रूप से डेविल्स एजेंट बोला गया। विलेनी और डुप्लीकेटस पावर सीकिंग प्रीच करने के लिए, लेकिन ये तो सिर्फ वो कीमत थी जो उन्होंने चुकाई पॉलिटिक्स की एक नया साइंस डेवलप करने की पहली कोशिश करने के लिए। और दोस्तों, उनकी गुड फॉर्च्यून थी कि इटली के इस सबसे बड़े पॉलिटिकल थिंकर को गैलीलियो जैसे फेट नहीं मिलनी पड़ी, मतलब ह्यूमिलेशन और टॉर्चर नहीं झेलना पड़ा अपने साइंटिफिक आइडियाज के लिए। तो दोस्तों, आज हमने क्या क्या कवर किया, चलिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने करा कि सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एथिक्स, गांधी के साथ कंपैरिजन के साथ हमने इसको समझने की कोशिश की। दूसरा, हमने स्टेट क्राफ्ट समझने की कोशिश की जहां पर प्रिंस एज लॉ गिवर और आर्किटेक्ट के बारे में डिस्कस किया। लव वर्सेस फियर डिबेट और लायन फॉक्स एलिगरी, हमने डर्टी हैंड्स कंसेप्ट और उसके क्रिटिसिज्म को भी देखा। हमने नेचर ऑफ द स्टेट, सिटीजन, आर्मी वर्सेस मर्सनरीज के बारे में भी डिस्कशन किया। थ्योरी ऑफ चेंज और वो खूबसूरत फॉर्टूना एज अ वुमेन एनालॉगी, मकेवली का लेगेसी और उसका कंपैरिजन कौटिल्य के साथ। तो ये सब एग्जाम के लिए, चाहे यूनिवर्सिटी हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स आप लोग जरूर बना लीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड, यूनिट 6 एपिसोड 11। मकेवली के साथ हमारा सफर यहाँ पूरा होता है, लेकिन यूनिट 6 अभी खत्म नहीं हुआ। अगले एपिसोड में हम आगे बढ़ेंगे नए थिंकर्स की तरफ जो मकेवली के ब्रॉड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को शेप करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पढ़ाई विद गुरु चेला के साथ सीखते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर बताइए कि आपको ये सीरीज कितनी हेल्पफुल लग रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।